जेफिमेंकोस इक्वेशंस। तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा था कि गिवन द रिटार्डेड पोटेंशियल में हमारे पास ये एक्सप्रेशन था। तो हमने कहा था रिटार्डेड पोटेंशियल में आपके पास अगर ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा तो आपने टी की जगह पे टी आर पुट कर देना है। ठीक है, हमने डेंसिटी एवेलुएट करनी है, इंटीग्रेट करनी है एट रिटार्डेड टाइम, तो फिर हमें करंट टाइम पे जिसमें हम पोटेंशियल मेजर करें तो हमें मिल जाएगा। तो पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल केस में भी हमने ऐसे ही किया था, टी की जगह पे हमने टी आर कर दिया, तो हमारे पास ये जो था सही वर्क किया था। हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल्स और पोटेंशियल गिवन है, स्केलर पोटेंशियल, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के हमारे पास सेट फॉरवर्ड एक्सप्रेशन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास ग्रेडियंट चाहिए पोटेंशियल का और हम टाइम डेरिवेटिव हो वेक्टर पोटेंशियल का, और इसके लिए हमारे पास कर लो वेक्टर पोटेंशियल का, तो हम दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं इन प्रिंसिपल। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि डिटेल्स में अगर आप जाएं तो आपको पता है कि ये पोटेंशियल में हमारे पास ये पोटेंशियल एक्सप्लिसिटली आर पे डिपेंड कर रहा है जो डिनोमिनेटर में है, और इम्प्लिसिटली ये जो इंटीग्रेंट है कैलिग्राफिक आर पे डिपेंड कर रहा है जो कि डेंसिटी में छुपा है। इस केस में भी हमारे पास यही है कि आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है और जे के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि वो रिटार्डेड टाइम हमारे पास होता है टी आर इजिकल टू टी माइनस कैलीग्राफिक टी इजिकल टू टी माइनस कैलीग्राफिक आर ओवर सी। तो इसमें देखें आ रहा है, तो इंटीग्रेट करना इसको एवेल्यूएट करना है। यहाँ पे ये देखें जहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है स्पेस का, और यहाँ पे ये देखिए भी डेरिवेटिव है स्पेस का, तो इसको एवेल्यूएट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हमने ये जो कैलकुलेशन है ये लास्ट सेक्शन में कर ली थी, हमारे पास प्रॉपर एक्सप्रेशन में डिवाइड कर लिया था कि हम अगर स्केलर पोटेंशियल का डेरिव ये लें ग्रेडियंट लें तो इजिकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वॉल्यूम पे इंटीग्रेट होता है ये टाइम डेरिवेटिव ऑफ चार्ज डेंसिटी ओवर सी कैलीग्राफिक आर ओवर यूनिट वेक्टर आर ओवर आर, और ये दूसरी टर्म है हमारे पास। तो ये टर्म हमारे पास आ गई, हमें सिर्फ ये टर्म चाहिए पार्शियल ए और पार्शियल टी। तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि हमने इसका सिर्फ इस एक्सप्रेशन का सिर्फ टाइम डेरिवेटिव लेना है। याद रहे ये स्पेस डेरिवेटिव नहीं है ये, ठीक है, ये डेरिवेटिव है टाइम। तो टाइम डेरिवेटिव बहुत आसान है, टाइम डेरिवेटिव आप देखोगे कि आप ए का वेक्टर पोटेंशियल का टाइम डेरिवेटिव लो तो ये हमारे पास सिर्फ अपेयर हो जाएगा टाइम डेरिवेटिव जाके जे के साथ, तो जे ये टाइम डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आप पुट करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये नेगेटिव स्केलर का ग्रेडियंट स्केलर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये हमारे पास है टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर पोटेंशियल नेगेटिव के साथ। तो ये दोनों एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। तो इन दोनों को इकट्ठा मैंने सारी टर्म्स को इकट्ठा एक ही इंटीग्रल में लिख लिया, तो ये मेरे पास पूरी टर्म आ गई। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा कि आप सिर्फ टी की जगह पे टी आर पुट कर दें, बल्कि हमारे पास नई टर्म्स भी अपेयर होंगी। तो आप यहाँ पे देख लें नई टर्म्स कितने दो नई टर्म्स हमारे पास अपेयर हो गई हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कैलकुलेट करनी हो और तो आपको रिटार्डेड टाइम पे चार्ज डेंसिटी का और आर स्क्वायर का इंटीग्रेट करना होगा, और ये हमारे पास रिटार्डेड टाइम पे टाइम डेरिवेटिव चाहिए होगा आपको चार डेंसिटी का, और सी कैलीग्राफिक आर पे इंटीग्रेट करना होगा, और इसका टाइम डेरिवेटिव ऑफ जी है और सी स्क्वायर कैलीग्राफिक आर, इस पे आपको इंटीग्रेट करना होगा, फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि हमारा मकसद ये है कि हमारे पास कूलम्ब लॉ मौजूद है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, बायोसावर्ट लॉ मौजूद है हमें मैग्नेटोस्टैटिक के लिए। तो हमारा एम ये है कि हम टाइम वेरिंग फील्ड टाइम डिपेंडेंट जो सोर्सेज हैं उनके लिए कूलम्ब लॉ को ढूंढें। तो ये हमारे पास कूलम्ब लॉ है, ठीक है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट जनरलाइजेशन ऑफ कूलम्ब लॉ, तो ये टाइम डिपेंडेंट सोर्सेज के लिए कूलम्ब लॉ की जनरलाइजेशन है। अब आ जाए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड एवेल्युएट करने के लिए हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए जो मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे लिख दी है कि अगर आप कर लें स्केलर फंक्शन का और वेक्टर फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, एफ और कर्ल ऑफ टी माइनस टी क्रॉस डेल्टा एफ। तो हमें यहाँ पे यूज होगा कि मैंने कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर पोटेंशियल इन टर्न दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक ये है, ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक है जे, और ये कैलीग्राफिक आर जो है हमारे पास स्केलर है। तो 1/कैलीग्राफिक आर ये हमारे पास एफ है,
और जे हमारे पास क्या है, वो टी है इस केस में। तो इस तरह ये मैंने ये लिख दिया और ये इसकी जगह पे ये आ गया, और इसी तरह ये और ये। ठीक। तो वेक्टर पोटेंशियल है कर्ल मेरे पास ये रहा। तो अब मैंने इन दोनों को, इनको एवेल्युएट करना है। मैं पहले ये इस टर्म पे आता हूँ, बाद में इस टर्म को देखेंगे, टर्म बाय टर्म इसको एवेल्युएट करते हैं। तो कर्ल ऑफ जे और उसका एक्स कंपोनेंट आप देखो तो उसका क्या एक्स कंपोनेंट बनेगा आपके पास, पार्शियल जे जी। और आप ये वो जो है डिटर्मिनेंट बना के देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट में हमारे पास अगर एक्स कंपोनेंट लो तो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव जे जी ओवर आ जाएगा पार्शियल वाई माइनस पार्शियल जे वाई ओवर पार्शियल जी आ जाएगा। अब आप, क्योंकि ये वो है स्पेस डेरिवेटिव है, तो स्पेस डेरिवेटिव जे जी में आपके पास आ गया। और जे जी इन टर्म डिपेंडेंट है आपके पास कैलीग्राफिक आर में, क्योंकि वो टाइम पे छुपा हुआ है। तो ये हम देख लेंगे, ये हमने लास्ट चैप्टर में देखा हुआ था कि ये लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि आपको इसको बाय चेन रूल एवेल्युएट कर सकते हैं। जे जी इसका आपको डेरिवेटिव लेना होगा टाइम डिपेंडेंट, और फिर आप ये कर पाओगे टी आर डिवाइड बाय पार्शल वाई। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया। तो टी आर के एक्सप्रेशन जैसे दिखा चुके थे, टी आर इज इक्वल टू है टी माइनस कैलीग्राफिक आर ओवर सी। तो टी आर का डेरिवेटिव लोगे, ये टर्म तो आपके पास जाती रहेगी। ठीक है, ये टर्म है आपके पास आ जाएगी, वो पार्शल आर ओवर पार्शल वाई है। तो इसके साथ ही -1 ओवर सी है। तो ये टर्म इस तरह से आई। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया पार्शल जे जी और पार्शल वाई को, उसमें इन टर्म दो आ गई। अब अगर आप एवेल्युएट करें इसको, दूसरी टर्म को, दूसरी टर्म क्या थी हमारे पास, ये थी ये। ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास इससे भी दो टर्म्स आ जाएंगी। जिस तरह ये आ गया जे जी, तो यहाँ पे आ जाएगा जे वाई डॉट आ जाएगा, और पार्शल कैलीग्राफिक आर और पार्शल जी आ जाएगा। तो ये देखिए, ये लिख लिया जे वाई डॉट और पार्शल आर और पार्शल जी। तो ये दोनों टर्म्स पुट कर लिया, दोनों में -1/c कॉमन आ गया था, तो ये लिख लिया। तो यहाँ से आपको इंडिकेट हो रहा है कि अगर आप एक्स कंपोर्ट लें तो आपके पास एक्सप्रेशन ये आ रहा है। पहले वेक्टर का z और फिर दूसरे वेक्टर का हमारे पास y, पहले वेक्टर का फिर पहले वेक्टर का y और दूसरे का z, ये हमारे पास कर्ल होता है। अभी हम देख चुके हैं ये कर्ल की डेफिनेशन हमारे पास इसी तरह से है। तो ये कर्ल मैंने लिख लिया। कर्ल किस में है, जे वेक्टर में और ग्रेडियंट ऑफ आर में। कर्ल किस में, देखें यहाँ से ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है, ग्रेडियंट जे में और ग्रेडियंट ऑफ आर में कर लिया। तो ये एक्स कंपोनेंट इस तरह से आ गया। तो ये रहा मेरे पास एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें पता है लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से भी हमें पता है कि अगर आप ग्रेडियंट लें सिर्फ कैलिग्राफिक आर का तो आपके हाथ में आता है यूनिट वेक्टर ऑफ आर। तो ये है मेरे पास एक्सप्रेशन, ये मैंने टर्म कैलकुलेट कर ली। तो कर्ल ऑफ जे इज इक्वल टू 1/c जे डॉट कर्ल ऑफ आर यूनिट वेक्टर। तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास ये टर्म आ गई। अब रही बात इस वाली टर्म की। ठीक है। तो इस टर्म के हमें ये पता है पहले पिछले लेक्चर से कि अगर अब आप 1/r का ग्रेडियंट लें तो आपके पास क्या आएगा। ठीक है। तो अगर 1/r का आप ग्रेड लें तो माइनस कैलीग्राफिक आर हैट ओवर आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पिछले लेक्चर से भी देख चुके हैं हमने वैल्यूएट तो नहीं किया, लेकिन ये एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। तो अब अगर आप ये पुट कर दें उसमें कैलीग्राफिक आर ओवर आर स्क्वायर को जे के साथ, ठीक है, तो ये आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इधर आ जाएगा हेड डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस के साथ। तो ये भी क्रॉस प्रोडक्ट अपेयर हो गया। तो ये दोनों टर्म्स पुट करने के बाद आपके पास ये आ गया। तो ये कर्ल ऑफ जे की वैल्यू है 1/c जे डॉट क्रॉस आर। तो ये टर्म है मेरे पास, ये देखें ये टर्म है। और दूसरी ये वाली जो टर्म है जो मैंने पुट की थी ये फर्स्ट में शो हो रही है। ठीक। तो दोनों के साथ हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है आर हेड के साथ। तो ये रहा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन। अगेन मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी आप डायरेक्ट टी आर को टी से टी को टी आर से रिप्लेस नहीं कर सकते, बल्कि इसमें भी एक्स्ट्रा टर्म अपेयर हो गई है। ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आपको रिटार्डेड टाइम पे जे चाहिए और जे का डेरिवेटिव भी चाहिए, फिर आप उसका इंटीग्रेट करोगे कर्ल ऑफ आर के साथ। तो ये जनरलाइजेशन है हमारे पास बायोट सेवर्ट लॉ की। तो स्टैटिक केस में हमारे पास
बायोट सेवर्ट लॉ था, मैग्नेटोस्टैटिक केस में आपके पास गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी, करंट डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो आप उससे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते थे। तो अब हमारे पास एक फार्मूला मिल गया है कि आपके पास अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन है और वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वेरिंग है, तो आप उनसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जनरलाइजेशन है बायोट सेवर्ट लॉ की। प्रॉब्लम नंबर 10.11 है और हमें ये केस दिया गया, बल्कि वेरीफाई हमने एक चीज़ को करना है, वो ये है कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है दोनों में, कमेंट करना भूल गए इन दोनों में, कि ये दोनों के दोनों रिड्यूस हो सकते हैं अ, अपने स्टैटिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक में। ये बिल्कुल बन सकते हैं मैग्नेटोस्टैटिक, बायोट सावर्ट लॉ बन जाएगा अगर आप बायोट मैग्नेटोस्टैटिक की अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पुट करें। और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की अप्रोक्सीमेशन इसमें पुट करें इस एक्सप्रेशन में, तो ये जो एग्जैक्टली कूलम्ब लॉ बन जाएगा, ठीक है। हाल तो ये जनरलाइजेशन है किसकी, कूलम्ब लॉ की, जो टाइम डिपेंडेंट सोर्सेज में भी में वर्क करेगा। लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज टाइम डिपेंडेंट नहीं है, जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी है, टाइम के साथ पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही किसी चार्ज की, तो ये एग्जैक्टली एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा कूलम्ब लॉ में। तो इस केस में भी हमारे पास यही है कि अगर आपके पास सोर्सेज जो हैं करंट टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली दोबारा रिस्टोर हो जाएगा बायोट सावर्ट लॉ में।